तो हेलो यारो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फन स्टडीज़ में। तो यार आज के वीडियो में ना हम ह्यूमन सेटलमेंट्स का जो चैप्टर है, यानी ये आपके टेंथ ज्योग्राफी का आपका सेवेंथ चैप्टर है ये। और ये एनटीएससी के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके सामने। और यार मैं एसएसटी, आपने देखा होगा मैंने पिछला वीडियो मैथ पर डाला था, क्लॉक डाला था, जिसका एक एक हद तक अच्छा रिस्पॉन्स आया। और ये पार्ट बनाने के पीछे का कारण ऐसा है कि यार आपकी थोड़ी एसएसटी के लिए डिमांड आ रही थी, तो एक क्विक सा शाउट आउट दे देता है पहले। तो यार ये जो इन्होंने जो कमेंट किया था कि ऐसे वीडियोस रेगुलरली मैं अपलोड करूँ, तो जी हाँ मैं बिल्कुल करूँगा। और एसएसटी महाराष्ट्र की डिमांड है। तो देखो यार कि मैं ट्राई तो पूरा करूँगा अपने साइड से, मैं उसमें आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगा, मैं ट्राई तो पूरा करूँगा। बट मैं अश्योरेंस नहीं दे सकता आपको, क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी सारे हैं। बट मैं ट्राई पूरा करूँगा अपनी तरफ से। और जैसे जैसे आप आ रहे हैं आप बस वीडियो देखिए। और यार ये जो बात थी ना, ये मत लिखा करो यार, इसमें कोई नहीं, बैग वगैरह क्यों यार, मैं तो आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ ना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बढ़िया खुश होकर कमेंट लिखा करो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके पॉजिटिव रिस्पांस के लिए। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। पहले तो इस वीडियो में हमें देखना क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें हमें देखना है एग्जाम्पल्स ऑफ सेटलमेंट्स पैटर्न्स इन इंडिया। अब पहले तो मैं आपको सेटलमेंट्स का मीनिंग बता दूँ। तो यार ये जो सेटलमेंट्स रहते हैं ना, सेटलमेंट्स यानी एक पर्टिकुलर प्लेस में कितने लोग एक जगह पर रहते हैं, यानी लोगों का रहना किधर है, लोगों ने अपनी बस्ती किधर बसाई है, वो हो गया सेटलमेंट्स। ठीक है, पहले तो हमें एग्जांपल्स ऑफ सेटलमेंट्स पैटर्न्स इन इंडिया देखना है। उसके बाद हम सेटलमेंट्स पैटर्न्स इन ब्राज़ील देखेंगे। उसके बाद हम अर्बनाइजेशन इन इंडिया देखेंगे और अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील देखेंगे। अर्बनाइजेशन बोले तो मतलब सिटी में क्या कैसी हालत है उधर, वो वगैरह। ठीक है, सिटी स्ट्रक्चर वगैरह हम कह सकते हैं। तो पहले तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये ऐसी दो एक सेकेंड, हाँ, ये ऐसी दो फिगर्स है। और पहली ये फिगर दी हुई है और पूछा गया है ये कौन से टाइप का सेटलमेंट्स है। तो यार पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक सेकेंड, हम इधर एक स्क्रीन चूज कर लेते हैं। हाँ, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भैया सेटलमेंट्स ना दो टाइप्स की होती है। सेटलमेंट्स होती है दो टाइप्स की। अब वो कौन सी है? एक होती है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, एक होती है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, और एक होती है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है हाँ, बट इस पर आपको कंटेंट ज़रूर मिलेगा टेक्स्ट बुक में, तो इसलिए देख लो। और न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड, अब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है विथ रिस्पेक्ट टू हाउसेस, विथ रिस्पेक्ट टू हाउसेस, या फिर आप पीपल भी कह सकते हो, बट ये कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, विथ रिस्पेक्ट टू हाउसेस। और ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, एकदम अपोजिट है कि पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाउसेस ही, अब ये बताना तो मैं भूल ही गया कि ये हाई रहती है इधर। पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाउसेस हाई रहती है, और पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाउसेस लो रहती है इधर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, बट कोई बात नहीं, चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो ये इस प्रकार से कुछ सेटलमेंट्स दो टाइप के होते हैं। तो हमें पूछा जाता है इसमें कि ये जो सेटलमेंट्स है, अब आपने देखा होगा इधर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कुछ भी है काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, यानी यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन, और भाई जिनको पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग नहीं पता, मैं इधर तो बता ही देता हूँ, बट आपको बता दूँ कि हमने जो लास्ट ज्योग्राफी का चैप्टर किया था वो 6th चैप्टर था पॉपुलेशन वाला। अगर आपने नहीं दिया होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ जाकर आप देख लीजिए, आपका 40 मिनट में फुल चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो वो रिवाइज के आप पढ़ भी सकते हो उसको पहली बार, तो ये चैप्टर ज़रूर देख लेना, उससे आपको अच्छी सी आइडिया मिल जाएंगी, और वो इम्पॉर्टेंट भी हो गया। ठीक है, तो ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस है। वही यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़े अलग अलग है, इधर थोड़ा है, फिर उसके बाद इधर हमें थोड़ा डेंस दिख रहा है। अब ये ज़्यादा क्लियर इमेजेस नहीं है, ये अगर क्लियर रहती थी तो हम देखते भी थे, बट टेक्स्ट बुक में इसी प्रकार से। तो ये हो गया डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा एक हद तक, एक हद तक क्यों, पूरा ही क्लियर रहना चाहिए यार, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये। उसके बाद हम अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेटलमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है देख लेते हैं भैया। इन इंडिया वी कैन सी अ वेराइटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स, हम काफ़ी सारी सेटलमेंट पैटर्न्स देख सकते हैं। न्यूक्लिएटेड भी देखा जा सकता है, डिस्पर्स्ड भी देखा जा सकता है, और भी अलग रहता है थोड़े थोड़े डिटेल में जाकर, बट वो
NTSC लेवल में आपको काम में नहीं आ सकते वो सेटलमेंट्स, और वो आगे भी ज़्यादा काम में नहीं आते, बट अगर आप कोई सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए तैयारी करते हो तो आपको उसमें वो देखने को मिल जाएंगे, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, वी कैन सी अ वेराइटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स गिवन दी वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे बेस्ड रहते हैं वो। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब आप बताओ कोई किसान वो ऐसी जगह पर जाकर थोड़ी रहेगा यार जहाँ पर पानी पानी की ही कमी है, क्योंकि फिर तो वो खेत कैसे चलाएंगे अपने, सही बात है ना। तो ये सारी फैक्टर्स रहने चाहिए, और ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करते हैं, और कुछ जैसे कुछ रहते हैं कि जो हर एक के लिए डिफर, जैसे स्लोप ऑफ द लैंड है, कोई भी बंदा प्लेन लैंड चाहेगा, मतलब जनरली तो वही चाहेगा ना। तो और अगर वो कुछ ऐसा स्लोप वगैरह रहा तो फिर शायद से हम उधर उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो ये सारे फैक्टर्स है जिस पर सेटलमेंट पैटर्न्स हमें अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि सेटलमेंट पैटर्न्स क्या हो गया, लोग वहाँ जाकर रहते हैं यार, समझ में आ रही है ना बात। बहुत बहुत आसान है यार, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और NTSC में तो इतना डिटेल में पूछा भी नहीं जाता। मैं आपको आपके नॉलेज के लिए एक हद तक पूरा का पूरा चैप्टर सिखा रहा हूँ, मतलब सिर्फ ये वीडियो अगर आपने देख ली ना, तो मैं बेट लगा सकता हूँ 100% आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो बात अलग है कि आप अगर खुद से पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बट अगर आपने नहीं भी देखा तो पूरा 100% बात जम जाएंगी यार, नहीं भी देखा तो। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, मैंने इसका आपको मीनिंग बता दिया, आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेट्यू रीजन ऑफ नर्मदा वैली। अब ये कहाँ पर आता है भैया, ये नर्मदा वैली आपको पता होगा, नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश गुजरात के उधर से गुजरती है थोड़ी। पैडी लैंड्स, पैडी मतलब राइस होता है, इन बिहार, यूपी, विंध्यन प्लेट्यू रेंज, सेवरल अदर कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब ये जो भी सेटलमेंट्स रहती है ये इस सारे पार्ट में रहती है, क्योंकि कैसा हो गया यार, उधर पानी की ना अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कहीं ज़्यादा रहती है, मोर, तो इसलिए वहाँ लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ज़्यादा होती है। उसके बाद डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन ट्राइबल पार्ट्स कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान, ठीक है, और हिमालयन स्लोप्स एंड लैंड विद डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी। अब इसका हम थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं, ये पॉइंट शायद से आपको नहीं समझा होगा, तो यार इसका ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको बता दूँ अच्छे से कि देखो डिस्पर्स सेटलमेंट्स हमने अभी देखा क्या होता है, ये ट्राइबल पार्ट्स में पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा ट्राइबल पार्ट्स ऐसे रहते नहीं है, ठीक है। और ये कवर कितना करता है ट्राइबल पार्ट्स, सेंट्रल पार्ट करता है इंडिया का, समझ लो अगर ये मैप है, अरे यार क्या हो गया, रुको, हाँ समझ लो ये मैप है, इधर भी बना लेते हैं, तो सेंट्रल पार्ट में डिस्पर्स्ड है, और ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान, अब ईस्टर्न एंड सदर्न तो है ही, बट आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं कि वेस्टर्न पार्ट जो है उधर काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट्स है, तो उधर भी डिस्पर्स सेटलमेंट्स ही दिखेंगे आपको, बट वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं रखेंगे वो ध्यान में, ठीक है। जितना है उतना अच्छे से करो यार, काफ़ी है, बहुत सफी, मोर देन इनफ है। उसके बाद हिमालयन स्लोप्स एंड लैंड विद डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी। अब डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी यानी, पहले तो ये सब कुछ क्लियर कर देते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा हो गया। डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी मतलब होता है, कहा गया, हाँ मतलब नॉट कंटिन्यूस, यानी लैंड एकदम कंटिन्यूस नहीं रहती, आपको स्लोप मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, प्लेन्स नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पर ये ब्राज़ील का है, ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये है द लो लैंड्स ऑफ अमेजोन रिवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब आपको यहाँ पर ज़्यादा डेंस नहीं दिखती है पॉपुलेशन, यानी एक सेकेंड, यहाँ पर आपको ज़्यादा डेंस नहीं दिखती है, काफ़ी अलग अलग है, ये इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, मतलब एक जगह पर ये नहीं है ना, तो इसलिए ये हो गया डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, ठीक है, ये हो गया डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। और अगर आप थोड़ा लॉजिकली भी देखो यार, अमेजोन रिवर सबको ही पता है, बहुत बड़े वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ का ठिकाना है ये, तो अमेजोन रिवर में अगर इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है उधर, मतलब इंसानों को रहने के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर अगर उधर फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो उधर सेटलमेंट्स कैसे बसाएंगे लोग, ठीक है। तो कॉमन सेंस से भी निकाला जा सकता है कि कौन सी सेटलमेंट है। यहाँ पर साओ पाओलो में देखिए कितना ज़्यादा डेंस है इधर ये पूरा पार्ट, तो इसलिए ये हो गया न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। आई होप अभी तक काफ़ी आसान लग रहा है, मतलब बहुत ही आसान है यार चैप्टर, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर, तो अब हम अगला देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड भैया, क्या हो जाता है इसको बीच बीच में, हाँ ठीक है। अब बहुत बढ़िया, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स इन ब्राज़ील,
मतलब हमने पीछे भी वही देखा, बट हमने बस उधर वो दो तरीके के सेटलमेंट्स को मेनली डिस्कस किया। तो द अर्लियर सेटलमेंट्स इन ब्राज़ील वर फॉर्म्ड बाय द सेटलर्स फ्रॉम यूरोप मेनली इन द कोस्टल एरियाज। अब ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं कि जो पहले की जो सेटलमेंट्स रहती थी ब्राज़ील में, वो जो यूरोप से जो लोग आकर जो रहते थे उधर, जो सेटल हो जाते थे, वो कोस्टल एरियाज में ही रहते थे। ठीक है, मतलब कोस्टल एरियाज में ही सेटलमेंट्स ज़्यादा रहती थी उधर। अब जो सेटलमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है और अभी डेंसली पॉपुलेटेड है। और उसके कुछ मेजर रीजंस हैं, तो वो रीजंस कौन से हैं वो देख लेते हैं अभी। कि ऑल्दो द कोस्टल क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड एंड फ्लैट लैंड इज लिमिटेड ड्यू टू रगेड टोपोग्राफी, यानी इम्प्रॉपर टोपोग्राफी कंसिडर करो आप अभी के लिए। द रीजन हैज़ अ गुड वाटर सप्लाई एंड अ लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इधर क्या है कि भले ही कोस्टल क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड क्यों ना, और फ्लैट लैंड लिमिटेड है क्योंकि उधर की रगेड टोपोग्राफी है, एक पूरी प्लेन वाली टोपोग्राफी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्लोप्स वाली टोपोग्राफी मिलेंगी। सो द रीजन हैज़ अ गुड वाटर सप्लाई, इसलिए उस रीजन को ना अच्छा वाटर सप्लाई है। और क्या तो, और लार्ज बहुत एज अ लंबी रेंज है उधर नेचुरल रिसोर्सेज की। तो इसका एग्जांपल हो गया साओ पाउलो। इसलिए आपने इधर देखा होगा कि हमने इसको डिस्कस किया था कि भैया ये थी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। तो न्यूक्लिएटेड इसलिए ही थी ना क्योंकि उधर जो भी हमें जो कुछ भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो हमें मिलती है, इसलिए थी ना। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, क्या है साओ पाउलो के बारे में है पॉइंट कि एक्सटेंसिव एरिया अंडर रिच सॉइल विच मेक्स इट आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिच सॉइल है, जिससे ब्राज़ील को, आपको पता है ब्राज़ील कॉफ़ी पॉट ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये तो एकदम बेसिक है यार, ये तो मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था आपको, फर्स्ट चैप्टर में। अगर वो भी नहीं देखा होगा तो यार चैनल पे पहले से डला हुआ है वीडियो काफ़ी ज़्यादा। और आपको एक फ़न फैक्ट बता दूँ कि फर्स्ट वीडियो में ना, जब मैं इसको शूट कर रहा था, तो ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, बस आधे आधे मिनट की बात है कि जब शूट कर रहा था तब मेरे एरिया में चल रही थी बारिश और एकदम से गिर गई यार बिजली। तो वीडियो में ना वो बिजली की आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई है बीच में। तो उसका टाइम स्टैम्प मैंने एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, सॉरी नोट के फॉर्म में। बट काफ़ी ज़्यादा डेंजर था यार वो इवेंट। तो जैसे बिजली गिरी मुझे वो ये करना पड़ा, क्या कह सकते हैं हम, मुझे वो वीडियो की रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी वहाँ जाकर, मतलब मेरे डिवाइस पर, और फिर जाकर मैंने आगे शूट किया। बट उसका आवाज़ रिकॉर्ड हो गया यार, तो वो एक थोड़ा अलग हो गया। तो आपको जाना होगा तो वो चैप्टर देख लो, बस 13 मिनट में फुल चैप्टर रिकॉर्डेड है। वो बेसिक इंट्रोडक्शन है इंडिया और ब्राज़ील के बारे में, बाकी कुछ नहीं। तो चलो फिर, काफ़ी होगी मस्ती, मतलब वही बातें। अब वापस से हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं कि क्या था भैया, कहाँ पर थे हम। हाँ, तो उधर काफ़ी ज़्यादा रिच सॉइल है जिससे हम कॉफ़ी आराम से ग्रो कर सकते हैं, और उस पर काफ़ी ज़्यादा लार्ज सप्लाई भी है नेचुरल मिनरल्स का साओ पाउलो में। ठीक है, क्लोज बाय मतलब आस पास में, सच एज आयरन ओर, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ स्टेडी एनर्जी सप्लाई। ठीक है, और उधर ही एनर्जी सप्लाई भी है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको कर देते हैं क्लियर। मैं क्लियर इसलिए करता हूँ ताकि आपको जो लेक्चर नोट्स मिले वो उसमें मेरा कुछ ना लिखा हुआ हो, वो अच्छे से आप बस उसको पढ़ो और देख लो। लेक्चर नोट्स यानी ये सब कुछ मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट ये थोड़ा प्रॉपर है। ठीक है, और इसमें मैंने वो आलतू फालतू की चीज़ें नहीं डाली है, जैसे उसमें आपके टेक्स्ट बुक में काफ़ी ज़्यादा टेबल्स रहते हैं जो एनटीएससी के लिए बिल्कुल काम के नहीं है, वो ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो मैंने डायरेक्ट स्किप की हुआ है और उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये देख लेते हैं, द साउथ ईस्टर्न एरिया हैज़ अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू। जो साउथ ईस्टर्न एरिया है ब्राज़ील का, ब्राज़ील हमारा कुछ ऐसा है यार, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये जो साउथ ईस्टर्न एरिया है उसमें अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। सो दिस मेक्स द साओ पाउलो एरिया अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। हाँ, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया। नेक्स्ट पॉइंट, रूरल एरियाज सच एज द नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स। नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स कौन से हो गए ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम ड्रॉट्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। एक सेकेंड, हाँ, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स आर स्पार्स हियर। अब सुनो, ये जो रूरल एरियाज रहते हैं, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट के हाईलैंड्स हो गए, ये एक्सट्रीम ड्रॉट से सफ़र होते हैं। ड्रॉट यानी जैसे ज़्यादा बारिश आने पर फ्लड होता है ना, ज़्यादा बारिश आने पर फ्लड होता है, वैसे कम बारिश आने पर जब पूरी ज़मीन सूख जाती है तब होता है ड्रॉट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली पानी ही नहीं है तो एग्रीकल्चर क्या ही प्रैक्टिस करोगे, और इसीलिए इधर सेटलमेंट्स काफ़ी कम है। उसके बाद सेटलमेंट्स बिकम स्पार्स एज वी मूव इन टूवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील। जैसे जैसे हमारा समझ लो ब्राज़ील है,
तो इधर काफ़ी ज़्यादा है, हमने अभी डिस्कस किया, इधर काफ़ी डेंस है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है। बट जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो इधर हमें मिलेगा डिस्पर्स सेटलमेंट्स। तो ये क्यों मिलता है, इसके कुछ रीजंस हैं। अगर कुछ दिमाग में आ रहे होंगे तो पॉज करके सोचो यार क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर हम नहीं बताऊंगे तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए वो यहाँ पर है वो कुछ तो भी रीजंस। तो क्या है भैया, एरिया इज कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। एरिया ये थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यारो कि ये जो सेंट्रल जो पार्ट आता है ना, सेंट्रल जो पार्ट आता है वो आपका मेनली उधर आपका अमेजोन रिवर बेसिन वगैरह जो भी है ये आ जाता है उधर, ठीक है, ये आ जाता है। तो ये कारण है कि उधर कम होती है वैसे मतलब उधर डिस्पर्स सेटलमेंट मिलेंगी आपको। और वो इसलिए मिलेंगी क्योंकि यारो यहाँ पर ना काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो बहुत बड़ा। तो फिर इसलिए ना उधर काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसे सर्वाइव कर पाओगे आप बताइए। उधर हजारों मतलब बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ है उसकी, बहुत ज़्यादा बड़ी वाइल्ड लाइफ है, बहुत ऐसे वेरियस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं उधर। तो वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स एक हद तक पॉसिबल नहीं है, तो भी ट्राइबल लोग रहते हैं कुछ कुछ उधर। तो ये चारों पॉइंट्स एक्चुअली उससे रिलेटेड है, इसी लॉजिक पर रिलेटेड है। नेक्स्ट है द क्लाइमेट हियर इज अनहेल्दी एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट्स। जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पर सेटलमेंट्स नहीं हो सकती यार, बहुत बहुत मुश्किल है। फॉरेस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, तो आप कैसे ही उधर सेटलमेंट्स बसा सकते हो। नेक्स्ट है यार लिमिटेशंस ऑन यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए जो इसका मीनिंग ये जो लिमिटेशन ऑफ यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ तो एक सेकेंड रुक जाना यार। तो यार सॉरी यार, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है मेरे यहाँ पर, इसलिए मुझे, अब आपको तो ऑब्वियसली एक ही फ्लो में दिखता है वीडियो, बट मुझे थोड़ा सा बीच में पॉज करना पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट क्या था यार, तीसरा पॉइंट था कि लिमिटेशंस ऑन यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब सेंट्रल पार्ट में सिर्फ अमेजोन तो नहीं आता है, बाकी भी बहुत कुछ आता है। तो उधर मतलब यूज़ पे लिमिटेशंस है, और एक्सप्लॉयटेशन यानी अनफेयरली मीन्स से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते नेचुरल रिसोर्सेज को। और फोर्थ है पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स इन द रीजन, मतलब ट्रांसपोर्ट लिंक्स इतनी कुछ अच्छी नहीं है सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। ये कुछ मेजर रीजन्स है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया पर। तो क्या है ये कि पहले तो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच बीच में, बट वैसे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट कैसा मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि एक फ्लो में ना पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है यार, एक फ्लो में पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है। कोई बात नहीं, एक आध दिन चलते रहता है। तो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। अब ये जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो मेजर किया जाता है ना, ये कैसे मेजर किया था, मतलब ये कौन से टर्म्स मेजर किया जाता है, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन यानी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसका ये ग्राफ दिया हुआ है, पहले तो अब हम सब कुछ क्लियर कर लेते हैं यहाँ का। तो कलर कोई और ले ले क्या बढ़िया सा, ठीक है ये ले लेते हैं यार। तो ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, हाँ तो परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है हमारा वाई एक्सिस पर यार, नहीं यार रेड रेड होता है आखिर में, हाँ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दिया हुआ है। और ये मतलब ये ग्राफ है ट्रेंड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया का, और ये जो एक्स एक्सिस पर है ये है ईयर्स, ठीक है। अब क्या है कि 1961 की जब बात थी तब हमारा जो अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज था वो था 18%, यानी सिटी में 18% लोग रहते थे पूरे कंट्री के 100% में से। आई होप आपको समझ में आ रही है। 1971 यानी अगले डेकेड में 18.2 लोग हो गए, 81 में 23.3, 91 में 25.7, 2001 में 27.8, 2011 में 31.2। तो अब सोचो यार, अब 2021 का तो निकलने का होगा, बट 2011 तक अगर 31.2 रह रही है पूरे 100% में से, यानी धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, जो एक्चुअली उसके दोनों है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बट अब हमें उसमें नहीं जाना है फ़िलहाल में। तो इस प्रकार से कुछ है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये अगर डाउनलोड करने होंगे तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकोगे। उसके बारे में मैं आखिरी में बताता हूँ आपको वीडियो के, तो यार पूरी वीडियो देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट क्या है,
इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन स्लो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि देखो यार 10 साल में सिर्फ 0.2% बढ़ा। यहाँ पर इतने इसमें कितना हो गया, ये 5.1%, वो गलत हुआ होगा कैलकुलेशन में, माफ़ कर देना। यहाँ पर भी देखो यार कितना बढ़ा, यहाँ पर 2.4% बढ़ा, यहाँ पर भी 2.1, और यहाँ पर कितना बढ़ा भैया 4 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट, जितना भी बढ़ा हो यार, मुझे कोई मैथ्स वैथ्स नहीं आता, मजाक कर रहा हूँ, आता है बट इतना टाइम नहीं है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन स्लो, ये आपने भी देख लिया मेरे साथ। उसके बाद द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वॉज 31.16%। ये हमने अभी ग्राफ में भी देखा, बस इधर राउंड ऑफ करके दिया हुआ है 31.2। ये बहुत ही बेकार दिख रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं 31.2। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते जाएंगे अभी, नहीं यार वो जल्दी जल्दी में हो जाता है। हैंड राइटिंग मेरी भी काफ़ी अच्छी है। पुराने अगर आपने वीडियोस देखे होंगे ना, तो मैं जब वाइट बोर्ड पर समझाता था आपको, वाइट बोर्ड पर, तब मैं खुद के हाथों से लिखता था। तब अगर आपने नोटिस में लाए होंगे तो फिर ये होगा, आपको समझ में आ रही होंगी, मतलब हैंड राइटिंग मेरी कैसी है। तो और पुराने वीडियोस की तो बात ही अलग थी यार, कुछ कुछ की तो क्वालिटी भी बहुत मतलब लो लेवल की है, बट कोई बात नहीं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही लो लेवल की उसे हम रीअपलोड कर देंगे नए से नए सिरे से, क्योंकि ये जो करंट जो वीडियोस आ रही है, जैसे ये वीडियो, ये थोड़ी अच्छे क्वालिटी की है, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, अगर समझने लायक है तो ठीक है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, हम आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम, एक सेकेंड, यहाँ पर ये इतना रह गया था, विच इज़ क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है यार, और बट इंडिया में थोड़ा सा कम है। ठीक है, एट द सेम टाइम द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सपांशन ऑफ द अर्बन सेंटर्स एंड emergence of new towns, emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country। देखो यार, टेंशन मत लो, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, बहुत सिंपल है। इसी के साथ साथ जो अर्बन पॉपुलेशन है वो एक्सपांशन को बढ़ा रहा है अर्बन सेंटर्स के। ऑब्वियसली अगर अर्बन पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो एक्सपांशन भी बढ़ना ही है अर्बन सेंटर्स का। एंड एमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स, मतलब न्यू टाउन्स जो है वो एमर्ज कर रहे, न्यू टाउन्स बने जा रहे हैं, हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द कंट्री। इसने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है अर्बन पॉपुलेशन में, अर्बन पॉपुलेशन में। थोड़ा इससे अच्छा पूरा ही मिटा देता है यार, क्या है ये, क्या हो रहा है, हमें ना ऐसी वैसी चीज़ें नहीं पता, मतलब अच्छी नहीं लगती, थोड़ा प्रॉपर चाहिए यार सब कुछ। एमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द कंट्री। ठीक है, लॉजिक वाली बात है, न्यू टाउन्स आएंगे, उसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द कंट्री, क्योंकि एरिया भी बढ़ जाता है और जैसे एरिया बढ़ता है सब्सिक्वेंटली अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्बनाइजेशन हैज़ बीन मोर इन द सदर्न पार्ट दैन इन द नॉर्दर्न पार्ट इन इंडिया। समझ लो ये इंडिया है तो इधर अर्बनाइजेशन ज़्यादा रहा है और इधर थोड़ा कम है। ठीक है, ऐसा समझ लो, 1 डॉट इज इक्वल्स टू ब्ला ब्ला, ये अपना अर्बनाइजेशन, सॉरी यार, हाँ कहाँ पर थे तो हम, ठीक है, ये हमने देख लिया, यानी सदर्न पार्ट की जो अर्बनाइजेशन है वो ज़्यादा है नॉर्दर्न पार्ट से। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्बनाइजेशन। उसके बाद गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विथ 62% पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज। जो गोवा का जो स्टेट है उसमें की 62% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली इज़ मोर देन 80% अर्बन। क्या बात है, ये हाँ ठीक है, ये पूरा अर्बनाइज स्टेट है और दिल्ली में तो 80% से ज़्यादा अर्बन है। और तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, एक्चुअली ये लॉजिक मुझे कुछ समझा नहीं कि गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इधर कहा गया है और यहाँ पर कहा गया है कि दिल्ली इज़ मोर देन 80% अर्बन। तो फिर इसमें एक्चुअली ज़्यादा सोचने लायक बात नहीं होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं यार, अब जैसा दिया हो वैसे याद कर लो ना, क्योंकि यहाँ पर तो परसेंटेज मैटर करता है, क्या ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता। तो इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला अर्बनाइजेशन इज़ मोर। ऑब्वियसली ये मेन स्टेट्स है, सेंट्रल में थोड़ा सा, एकदम सेंट्रल में नहीं, थोड़ा वेस्टर्न ही है, बट तो भी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान आर सम ऑफ द स्टेट्स विथ लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अब ये हिमाचल प्रदेश से लेकर
उत्तराखंड, बिहार ये एक हद तक नॉर्थ में ही आता है। अब राजस्थान जो थोड़ा सा अगर हम कह दें तो नॉर्थ वेस्टर्न में अगर आता है, तो बट इसमें हॉट एंड ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट बहुत है। ह्यूमिड तो कुछ प्लेसेस में नहीं है, हॉट क्लाइमेट बहुत है, तो उसकी वजह से वहाँ पर सेटलमेंट्स ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब डू यू नो, हमेशा की तरह चैप्टर में एक ना एक डू यू नो रहता ही है, तो वो देख लेते हैं क्या है। तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं, हाँ। तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने। सो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री सिंस एंशियंट टाइम। ये जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एंशियंट टाइम से इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। सिंस एजेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज लिविंग इन रिवर बेसिन्स। रिवर बेसिन्स में हमारी पॉपुलेशन रही जा रही है बहुत सालों से। ऑन प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, प्लेट्यूज और माउंटेन्स पर भी। ठीक है, एक सेकेंड क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ। उसके बाद इंद्रप्रस्था जो दिल्ली में, मिथिला आपको पता होगा, मिथिला तो आपको पता ही होगा, सीता माता का बर्थ प्लेस। वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, उज्जैन, प्रतिष्ठान जो पैठन में है, वर दी अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम्स। ये अर्बन सेटलमेंट्स थे पहले के ज़माने में। दिस शोज दैट इंडिया हैज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का काफ़ी रिच ट्रेडिशन है, हाँ, इंडिया का, तो ये याद रखना। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील दिया हुआ है यार। इधर 1960 में 47.1 था, 47.1% अभी तक इंडिया ने टच भी नहीं किया। और इधर ये 60 साल पहले ही था, तो आप गेस कर सकते हो। 1970 में 56.8, 1980 में 66, 90 में 74.6, 2000 में 81.5 और 2010 में 84.6। ठीक है, 84.6 बहुत बहुत बड़ा हो गया परसेंटेज। ठीक है, अब ये इस मैप में, ये मैप एक्चुअली चैप्टर के आखिरी में, बट आप इधर इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है 91 to 100। आपको ज़्यादा इधर ही दिखेगा, ये देखो गोइयास में, साओ पाउलो, एस्पिरितो सैंतो, रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखेगा। ये मैनस में भी है, अमापा में भी है, तो कुछ कुछ चीज़ें है इधर। बट ये देखो, ये पैरा, माराना, पी आई यू ई, मुझे भी नहीं पता यार मैं कौन सा ब्राज़ील का हूँ एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको जो कहना होगा कह दो, मजाक कर रहा हूँ, देख लेना इधर उधर से अगर मिल गया तो सही। तो ये जैसे कहा था हमने, जैसे डिस्कस किया था कि सेंट्रल पार्ट में कम है, तो ये बस मैप के एक रेफरेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया, बाकी ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी है। बहुत बढ़िया। अब चैप्टर हमारा लगभग ख़त्म ही होते आ गया होगा, एक सेकेंड, जी हाँ बिल्कुल, हम चैप्टर के एकदम आखिरी में। तो क्या है यार कि ब्राज़ील, क्या है यार कि ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच इज़ हाईली अर्बनाइज। जैसे हमने देखा कुछ 84% के आसपास था यार, किधर गया देखो, 84.6% 2010 में। ब्राज़ील सब्सटेंशियल अर्बन ग्रोथ प्रोसेस इज यूनिक एंड वन ऑफ द अंडरलाइनिंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स प्रेजेंट डे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ये याद रखना। अर्बनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और टुडे अबाउट 86% ऑफ ब्राज़ील पॉपुलेशन लीव्स इन एन अर्बन एरिया। ठीक है, 86% ऑफ ब्राज़ील पॉपुलेशन लगभग अर्बन एरिया में रहती है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। डेफिनेशन ऑफ अर्बन इज नॉट वेरी क्लियर इन ब्राज़ील। In Brazil, rapid urbanization happened mainly in the south and southeast, with Sao Paulo emerging as a major metropolitan and industrial area. अब आप इधर देख लो, साओ पाउलो में देखो कितना ज़्यादा, यानी ये 91 to 100 के रेंज में आता है। तो ये परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर मेनली यहाँ पर ही है साउथ एंड साउथ ईस्ट, मतलब ये जो साउथ और ये जो साउथ ईस्ट है इसी पार्ट में ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद विद साओ पाउलो एमर्जिंग एज ए मेजर मेट्रोपॉलिटन एंड इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है। ठीक है, looking at this growth in few parts of the country, the government is promoting go west policy which will reduce pressure on few areas where population is concentrated and will reduce regional imbalance in the country. ये मैप से समझते हैं थोड़ा, ये पॉइंट क्या है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई नहीं, थोड़ा सा अगर अभी तक रुके हो तो ये भी देख ही लो यार। अब चूँकि ब्राज़ील में ये जो साउथ ईस्ट रीजन है यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, सही बात है, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई हुई है जिसका नाम है गो वेस्ट पॉलिसी। गो वेस्ट पॉलिसी, जिसका मतलब है कि भैया तुम लोग जाकर वेस्ट में रहो, वेस्ट में रहो, ताकि यहाँ का जो क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर वर्ड दिया है उसके लिए, यहाँ का जो प्रेशर है
एरिया प्रेशर कह दो, वो कम हो जाए, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो वेयर पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड विल रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस इन द कंट्री। रीजनल इम्बैलेंस ना, ये रीजन का जो इम्बैलेंस हो गया कि इधर ज़्यादा इधर कम है, वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यार यहाँ पर हो जाता है हमारा चैप्टर ख़त्म। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी अगली वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई डाउट होगा तो वो कमेंट कर दो यार, और कोई भी डाउट होगा तो, और या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो अगर कुछ भी और आपको कोई क्वेरी वगैरह आती है तो funstudy100@gmail.com पर। और अगर आपको ये चैप्टर की लेक्चर नोट चाहिए, यानी ये जो मैंने आपको ये जो प्रेजेंटेशन से बताया, ये आपको अगर मैं पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको मैं अवेलेबल कर दूँ और अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है उधर, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको ये वीडियो फिर से ना देखना पड़े। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इससे रेफ़र कर सकते हो। तो और टेक्स्ट बुक से सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आपको लेक्चर नोट्स चाहिए तो यार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लो, वहाँ से डाउनलोड कर देना। तो यार यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो यार यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और देखो यार, मैडम आपकी विश यहाँ पर पूरी की जा रही है। आपकी क्या, जितने भी लोग चाहते हो यार, ऐसा नहीं मैं कोई स्पेशल अटेंशन दे रहा हूँ, बट जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कम ही है बट जितने भी है यार, तो अगर आप चाहते हो तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा पूरी। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो यारों मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न एक्सप्लोर नरिश एंड एंजॉय विथ फन स्टडीज़।